15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके के ऊपर, स्वतंत्रता दिन के मौके के ऊपर हम लोग हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य तिरंगा रैली हम निकालने जा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए महाराष्ट्र के पूरे एमआईएम पार्टी के यूनिट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन अपने तौर पे झंडा वंदन करें। अपना झंडा वंदन करने के बाद तिरंगा रैली का आयोजन करें पूरे महाराष्ट्र भर में। हम भी यहाँ पर सुबह 10 बजे दारुसलाम बूटी लाइन के ऊपर झंडा वंदन का कार्यक्रम होगा हर साल की तरह, और उसके बाद एक तिरंगा रैली निकाली जाएगी। हर गाड़ी के ऊपर जो है वो तिरंगा रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हम गुजरेंगे गर्व के साथ, फ़ख्र के साथ, और एक पैगाम देंगे कि हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये मुल्क जो आज़ाद हुआ था, बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत, बहुत लोगों का खून बहा था ये आज़ादी हासिल करने के लिए, और उसी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम लोग ये तिरंगा रैली का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि सुबह 10 बजे ठीक दारुसलाम के ऊपर झंडा वंदन होगा, और उसके बाद है तो तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। आपके ज़रिए मैं पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को ये आदेशित कर रहा हूँ कि अपने अपने तौर के ऊपर आप लोग अपने अपने शहर के अंदर तिरंगा रैली का आयोजन करें। औरंगाबाद में जो रैली निकाली जा रही है उसके रूट्स क्या रहेंगे और कहाँ से कहाँ? देखिए, उसकी प्लानिंग की जा रही है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो एरिया से हम लोग गुजरने वाले हैं वहाँ पर लोगों को तकलीफ ना हो, उसका रूट फाइनल करके हम आज रात में एक टीम बैठ के उसको फाइनल करेगी, और कल वो रूट हम डिक्लेयर करेंगे। कोशिश यही रहती है कि पूरा शहर को हम कवर करें करके, और इस बार भी वो रूट जो है वो शाम तक फाइनल हो जाएगा। कल है तो हम हमारे सोशल मीडिया के पेज के जरिए उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। कल जो है सर सीएम भी है और जी, काफी सारे नेता हैं। जैसे कि आपका आदर्श का आंदोलन में आपने कहा था कि 15 अगस्त को अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर आप घेराव। नहीं, मैंने 15 अगस्त का नहीं कहा था, मैंने 17 सितंबर का कहा था। जी जी कि जब मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन होता है, मराठवाड़ा जब आज़ाद हुआ था निज़ाम के चुंगल से, तो वो दिन जो है वो तमाम सरकारी दफ्तरों के ऊपर रोशनाई की जाती है, सीएम साहब आते हैं, भव्य कार्यक्रम होता है। तो हम उस दिन है तो सीएम साहब को और महाराष्ट्र को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आदर्श के जो ठेवीदार है, जो गरीब ठेवीदार है, वो भी इसी मराठवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। और कई सारे ऐसे हैं जो 70 साल, 80 साल और 90 साल के ऊपर के भी बुजुर्ग लोग हैं। उसमें तकरीबन 75 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप जब ये जश्न मनाने के लिए आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर में अपनी मेहनत की, अपनी जिंदगी भर की कमाई ये कोई लेके भाग जाता है और इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है करके। तो 17 सितंबर तक अगर इसके ऊपर कोई सही फैसला नहीं होगा तो फिर हमने कहा है कि देखिएगा फिर हमारा भी आंदोलन कैसा होगा। कल इस सिलसिले में सीएम से कोई नुमाइंदगी होगी? देखिए, हमने सीएम साहब से, हमारे जो पार्टी के विरोधी पक्ष नेता है समीर साजिद साहब, इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा है, महानगर पालिका के आयुक्त को, डिविजनल कमिश्नर को एक लेटर लिखकर ये किया है मांग कि विरोधी पक्ष हमारा पूरे 36 कॉर्पोरेटर्स जो है वो भी मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि आखिर वो हमारे भी मुख्यमंत्री ही है। और हम उनके पास ये शिकायत लेकर जाना चाह रहे हैं कि जब महानगर पालिका की कुर्सियों के ऊपर आपके पदाधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे फिर वो महापौर हो या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, इनका जो रवैया है कि हम इन इलाकों के लिए इन कॉरपोरेटर्स को हम पैसा नहीं देंगे करके, जो हमारी लाइन फॉलो करता है, जो हमें हमारे बुरे वक्त के अंदर साथ देता है, हम उनको पैसा देंगे, हम उनको फंड देंगे, इन लोगों को फंड नहीं देंगे करके। तो हम मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शहर का विकास करना है तो पूरे शहर का विकास होना चाहिए। आप सिर्फ चंद इलाकों का अगर विकास करने का अगर सोच रहे हैं तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो हमने उनसे टाइम मांगा था कि हमें एक 10 मिनट का भी अगर टाइम मिल जाए
तो पहले उन्होंने कहा था कि हम एयरपोर्ट के ऊपर कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया है कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। क्या टाइट है? आप तिरंगा रैली के लिए आ रहे हैं, एक गली कम जाइएगा उसमें, जहां पे आप 10 किलोमीटर जाने वाले हैं वहां 9 किलोमीटर चले जाइएगा उसमें। लेकिन आपको विरोधी पक्ष को भी सुनना चाहिए करके उसमें। तो फिर अभी मैसेज आया है कि 36 की जगह 4-5 लोग अगर आ जाए तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं करके। तो हमारी विनती है पुलिस डिपार्टमेंट से कि हमारे भी मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, और हमें भी अपनी शिकायत उन तक करने का मौका फराहम किया जाएगा। सर, सदन में FCRA बिल जो है जेपीसी को सौंपा गया है। विपक्ष ने भी इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। आप क्या देखिए, ये मैं जिस वक्त खासदार था उस वक्त भी ये बिल लाया गया था। ये बिल लाने का मकसद सिर्फ उनका यही है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी आज इस देश के अंदर काबिल तारीफ काम अगर कोई कर रहे हैं, तो ये कोई है तो ये सत्ता में बैठे हुए ये लोग नहीं कर रहे। स्कूल्स चलाना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो स्कूल्स चलाए जा रहे हैं वो ये कॉन्वेंट स्कूल्स जो है वो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी चला रही है। अच्छे अच्छे चैरिटेबल हॉस्पिटल जो चलाए जा रहे हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी चला रही है। मुसलमान जो है वो बहुत सारे ऐसे फंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज उनके जरिए भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार समझती है कि ये जो फंड आ रहा है तो ये क्रिश्चियन लोग इसका है तो धर्मांतर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं करके। और ये बात मैंने खुद ने पार्लियामेंट के अंदर अपने भाषण के अंदर ये कहा था कि आपका ये बिल लाने का मकसद जो है उसका साफ मतलब यही है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है आपका। आपकी निगाहें क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप ये समझ रहे हैं कि ये जो फॉरेन से फंड आ रहा है इसके जरिए आप कन्वर्जन कर रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं करके। तो सरकार ने इसके आंकड़े देना चाहिए था। मैं समझता हूं ये टोटली अनजस्टिफाइड है। और ये इस तरह के बिल जो लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ मेन मुद्दों को भटकाकर ऐसे ही मुद्दों को सरकार है तो ऊपर लाना चाह रही है ताकि ये कोई सवाल नहीं करे कि अमित शाह साहब इतने दिनों तक कहां गायब रहे हैं करके। इतने दिनों के बाद क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को ये एहसास हुआ है कि जंतर मंतर के ऊपर जो है वो नौजवानों के ऊपर, वो युवाओं के ऊपर, जेनजी के ऊपर बहुत ज्यादतियां हुई है करके। इतने दिनों के बाद उनकी आंख क्यों खुली है? ये सवालों से उलझाने के लिए, ये सवालों को दरकिनार करने के लिए इस तरह के बिल्स लाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रिलीजियस एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत पूना में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उसमें एक शख्स जो है तो फॉरेनर है। तो ये मतलब क्या इसके जरिए निशाना बनाया जा रहा है एक मखसूस कम्युनिटी? कन्वर्जन का मामला जी। देखिए, हम तो इस बात से साफ इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी जबरन धर्मांतर अगर कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके उसमें। किसी भी तरीके से हम फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसका भी एक बऊ बनाया जा रहा है कि साहब ये लोग धर्मांतर कर रहे हैं, ये लोग शादी करके है तो जबरदस्ती धर्मांतर करवा रहे हैं। आप ये एक फियर तैयार किया जा रहा है कि देखो इतने सारे, जबकि हम सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े बताइए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का डेटा जो है हर तरह के क्राइम्स पूरे नेशन के अंदर जो होते हैं, कितने सुसाइड्स हुए हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितनी हत्याएं हुए हैं, कितनी मॉलेस्टेशन हुए हैं, ये NCRB का डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करता है। वो NCRB के डेटा के अंदर बताइएगा कि देश के अंदर कितने कन्वर्जन के केसेस आए हैं करके। वो डाटा आप बताएंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं। भाई लाखों करोड़ों के अंदर एक आध कहीं पर कोई केस हो जाता है कि कोई फला बंदा किसी के साथ शादी कर लेता है, तो उसको है तो एकदम बहू बना के पेश किया जाता है कि देखो ये धर्मांतर हो रहा है करके। कितने हो रहे हैं आप अपने शहर के अंदर से बताइएगा कि कितना आंकड़ा आपके पास निकलेगा करके उसमें। अगर ये क्राइम है तो क्राइम का डेटा भी आपके पास होना चाहिए। तो वो डेटा आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि डेटा है ही नहीं ऐसा कोई
कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन एक फियर तैयार किया जा रहा है, विशेषकर हिंदू समाज के अंदर, कि देखो अब इतना बड़ा धर्मांतर हो रहा है, अपने लोग जो है वो सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरन किया जा रहा है, पैसों से किया जा रहा है। तो ये सब फालतू की बातें हैं उसमें, सिर्फ एक फियर तैयार करने के लिए। कुंभ मेले के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला सामने आया है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि वो 500 करोड़ हो सकते हैं करके। अभी आने तो दीजिए कुंभ मेला, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ठेकेदार कहाँ के है और कितना जो वर्क ऑर्डर था डुप्लीकेट था, और उसमें जो है ग्रीष्म महाजन का कोई रिलेटिव उसमें है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, आप क्यों इतना कंजूसी बरत रहे हैं ये बताते हुए कि सिर्फ 500 करोड़ का हुआ है करके। टोटल कुंभ मेले के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, मैं तो इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और मुझे कोई झिझक नहीं है ये बात बताने के लिए। ठीक है, आप मुझे तो धर्म के चश्मे से देखेंगे, लेकिन यही इम्तियाज जलील है और यही असदुद्दीन अवैसी है जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मुसलमानों को आप हज की जो सब्सिडी देते हैं वो नहीं देना चाहिए करके। क्योंकि सरकार का काम ये नहीं है कि हमारा धार्मिक कार्य क्या है, हमारा धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरकार में उसको पैसा देना चाहिए। हमने सरकार से ये मांग की थी कि ये जो हज की सब्सिडी है, ये हज की सब्सिडी के बदले में आप मुस्लिम बच्चियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए आप स्कूल खोलिएगा, हॉस्टल्स खोलिएगा, उनके लिए कॉलेजेस खोलिएगा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स स्टार्ट करिएगा करके। उसमें सरकार ने जितना सुनना था उतना सुने, उन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दी है। लेकिन कितने स्कूल्स बनाए हैं उन पैसों के अंदर? ये तो मुसलमानों का ही पैसा था ना, जो आप हर साल इतने सालों से देते आ रहे थे उसके अंदर। तो हमारा ये कहना है कि त्योहार किसी का भी हो, जतरा यात्रा किसी की भी हो, उसके अंदर ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है अच्छे रास्ते बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, अच्छे स्कूल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये समस्याओं का हल जो है वो सरकारी पैसों से इसका हल। लेकिन किसी का त्योहार आ गया, चल लीजिए ये 3000 करोड़ रुपया आप ले लीजिएगा, हमारा ये त्योहार आ रहा है इसके अंदर 2000 करोड़ आप ले लीजिएगा करके उसके अंदर। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। अब ये जब मैंने बोला हूं और आप ये जब चलाएंगे तो नीचे इसके अंदर कमेंट्स भी पढ़ लेना उसमें। अंधभक्तों के कमेंट्स कैसे आ जाएंगे, तुला लाज नाही वाटती का, आमच्या कुंभमेळ्याचा विरोध करतो। अरे मला जे बोलायचं आहे ती मी ठणकावून बोलतो की मी हजचाही विरोध करणारे आहे। आम्ही हजचे जेव्हा सरकार पैसे देत होते आम्ही म्हटलं की नाही पाहिजे आम्हाला, ज्यांना हजवर जायचे आहे ते जातील, कशाही जातील ते, उनके पास पैसा नहीं है, उनका दूसरा भाई मदद करेगा। सरकार का ये काम नहीं है कि आप है तो किसी त्योहार के लिए, किसी यात्रा के लिए, किसी मेले के लिए है तो आप हजारों करोड़ रुपया खर्च करे करके। लेकिन क्या है, अंधों का राज चल रहा है, बहरों को सुनाई नहीं दे रहा है उसमें। तो जो चल रहा है और हमारे जैसे अगर बोले तो 200 लोग है तो गालियां लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे उसके अंदर। सर, सीजेपी से रिगार्डिंग एक सवाल है। कल सीजेपी का जो है मीटिंग थी दिल्ली में, उन्हें कहीं पे भी हॉल मुहैया नहीं कराया गया। उसके अलावा आज सौरव दास का जो पारिवारिक घर है पौंडीचेरी में, वहां पे भी पुलिस ने मैंने भी ये पढ़ा हूँ। और ठीक है, मैंने वो दास नाम का जो लड़का है उसका ट्वीट पढ़ा है मैंने कि उसके परिवार वालों के साथ, पौंडीचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी ही है, डायरेक्ट है तो अमित शाह साहब के अंडर में आती है। संदेश क्या जाता है कि तुम अगर हमारे खिलाफ अगर रास्ते के ऊपर आएंगे तो हम तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को हम परेशान करेंगे करके। उसके परिवार का क्या कसूर है और क्या लीगल तरीके से कोई एक मीटिंग कहीं पर हॉल में नहीं ली जा सकती है उसमें? आप इतना प्रेशर लेके आएंगे, इतना डराएंगे, इतना धमकाएंगे कि किसी ने है तो मीटिंग के लिए भी है तो जगह नहीं देनी चाहिए करके। तो देखिए, हम बार बार जो बात कह रहे हैं कि अब 15 अगस्त आ रहा है, देश आजाद हुआ था, लेकिन नहीं हुआ है साहब। अभी भी हम है तो इन गुलामों के जंजीरों में जकड़े हुए हैं उसमें। कहीं ना कहीं ये मुल्क को ये फैसला करने का है कि आखिर में ये दादागिरी, ये गुंडागिरी कब तक चलते रहेगी करके उसमें। लोकशाही अगर है तो क्या सिर्फ लोकशाही अब सिर्फ कागज के ऊपर रह गई है और सही मानों में अब लोकशाही नहीं रही है, गुंडशाही रही है। पुलिस का इस्तेमाल करे,
आप है तो एजेंसीज का इस्तेमाल करे। कोई अगर आंदोलन करना चाह रहा है तो उसको मीटिंग के लिए जगह ना दे। कोई आंदोलन कर चुका है तो उसके परिवार वालों को परेशान करे। तो ये क्या है? देखिए, पहले हम ये कहते थे, आज हमें खुशी है कि हमारी जो जबान है वही जबान में अब दूसरे लोग भी जो उनके समर्थक हुआ करते थे कभी, वो भी कहने लगे हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है इनका। तो वक्त सबका आने वाला है। तरुणांना कुठेतरी सरकार घाबरते काय आता? जे काही तरुण ज्या पद्धतीने आता समोर येत आहेत, त्यांचा विरोध करत आहे सरकारचा, हे पाहून कुठेतरी सरकार घाबरल्यासारखं वाटते? मैं नहीं समझता हूं कि देखिए, सरकार ने सबसे अच्छा हथियार अपने पास जो रखा है, वो सारे एजेंसीज उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए हैं। और दुर्भाग्यवश, मैं आप लोगों को किसी को नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो अपने अपने तौर के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है उन्होंने अपने जेब में रखी है। तो अब वो मीडिया हाउसेस वही दिखाते हैं जो उनके आका उनको बताते हैं। भाई, वरना आप ये बताइएगा कि जंतर मंतर के अंदर सीनियर एडिटर्स क्यों नहीं उतरे थे? बड़े बड़े संपादक जो रोड के ऊपर खड़े रह के है तो ऐसे आंदोलनों के अंदर आते थे कवर करने के लिए, क्यों बिल में छुपे थे? क्यों छोटे छोटे रिपोर्टर्स को बेचारे भेज रहे थे करके उसमें? क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि जनता आप समझ चुकी है कि तुम किस एजेंडे के जरिए काम कर रहे हैं करके। अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आते हैं और स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बोलते हैं कि मैं है तो 36 घंटे तक पार्लियामेंट में हर चीज़ का जवाब दूंगा। देखिए, मैंने भी पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बैठा हूँ। ये बहुत आम सी बात है कि पार्लियामेंट जो है वहां पे है तो मोदी साहब भी नजर नहीं आते हैं कई दिनों तक, और अमित शाह साहब भी नजर नहीं आते। और जिस दिन महाशय अंदर आते हैं तो पूरे भाजपाई जो है वो टेबला बजा बजा के, जैसा कौन आया है, मेरा पिया घर आया करके, वैसा इतना खुशी मनाते हैं करके। तो ये तो जो पीरियड है उसके अंदर तुम चलाओ पार्लियामेंट के अंदर, हम अपना अंदर बाहर बैठ के तो फैसले करेंगे जो भी करना है। पार्लियामेंट होता क्या है साहब? पार्लियामेंट देश की आवाज है। 543 एमपीज जो है वो देश की नुमाइंदगी करते हैं। देश में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां पर ये फैसले लिए जाते हैं। और वहां पर वो फैसले लेने वाले ही जो है मुखिया, वही मुखिया जो अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर कौन सवाल करेगा? नांदेडमध्ये नुकतीच